हरित संगम मेले का हुआ उद्घाटन। नागौर जिला मुख्यालय पर 3 दिवसीय हरित संगम मेला 2025 का आयोजन हुआ। राजस्थान के शिक्षा व पंचायत राज्य मंत्री मुख्य अतिथि में आयोजित ये कार्यक्रम सूरजनाथ महाराज के पावन सानिध्य में हुआ। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने नागौर में पर्यावरण संगोष्ठी एवं प्रतिभा प्रोत्साहन मेले का उद्घाटन किया। सेठ किशन लाल कांकरिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मैदान में आयोजित कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित करते हुए शिक्षा एवं पंचायत मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज की महती आवश्यकता है। ये तभी संभव है जब हम पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएं और पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है गंदगी, जिसको रोका जा सकता है। परंतु हमारी विलासितापूर्ण जीवनचर्या तथा लापरवाही के कारण हम स्वयं नित्य प्रतिदिन पर्यावरण में गंदगी फैलाकर प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं। दिलावर ने कहा कि हम छोटी छोटी दैनिक आदतों पर नियंत्रण करें और हम पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहला काम ये करना होगा कि पॉलीथीन के उपयोग को पूरी तरह छोड़ना होगा। पॉलीथीन की बजाय हम कपड़े से बनी थैली का प्रयोग करें तो गंदगी को काफी हद तक रोक सकते हैं। इस अवसर पर शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री दिलावर ने सभा में उपस्थित लोगों से हाथ खड़े कराकर भविष्य में पॉलीथीन का उपयोग न करने की शपथ भी दिलाई। इसके बाद मंत्री ने क्रीड़ा भारती की खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में अपना पावन सानिध्य प्रदान करते हुए पांचला सिद्धा आश्रम के सूरजनाथ महाराज ने कहा कि अपना ऐसा मानना है कि धरती में आत्मा है, धरती अपने आप में जीवित है, इसलिए हम इस बात के प्रति हम संवेदना रखें। अगर संवेदना रखेंगे तो इसमें जहर नहीं डालेंगे, वृक्ष राज को भी दूषित नहीं करेंगे। अगर ऐसा ध्यान नहीं रखा तो 25 वर्ष के पश्चात हम सबके लिए जीवन दुर्लभ हो जाएगा। इस संपूर्ण आयोजन में मंचस्थ अतिथियों द्वारा नगर परिषद क्षेत्र के 10 स्वच्छता सेनानियों का माल्यार्पण करके पहनाकर व स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। इसमें राजकुमार गवा, राजकुमार तेजी, श्रीमती इंदिरा, सुनील दारू, सीमा चंद्र मोहन, श्रीमती संपति, सीमा राजूराम, प्रेमचंद जावा, प्रकाश कंडारा व उर्मिला शामिल हैं। इस अवसर पर राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष पूर्व सांसद ज्योति मिर्दा, मेहता विधायक लक्ष्मण राम कलरू, सिंसर विधायक रेवंत राम डांगा, पूर्व विधायक मानसिंह केंसरिया, जिला प्रमुख भागीरथ राम चौधरी, पूर्व विधायक मोहन राम चौधरी, विकी सदावत, जितेंद्र सिंह गुदा, गजेंद्र सिंह, रामगोपाल गहलोत, आयोजन समिति के संरक्षक बोधराज सारस्वत, शिवकरण डेलू, पार्षद नवरत्न बोत्रा, शिवराम हरिराम दानिया, बनवारी लाल अग्रवाल, संघ के विभाग प्रचारक गिरधारी लाल, विभाग संचालक हनुमान सिंह देवड़ा, जिला संचालक मुकेश पाटिल, आनंद पुरोहित, रामचंद्र पोटलिया व बुराराम चौधरी अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम में मेला संयोजक मोहन राम सुतार ने कार्यक्रम की प्रस्तावना रखते हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। नगर परिषद सभापति व कार्यक्रम अध्यक्ष नीतू बोत्रा द्वारा आभार ज्ञापित किया गया। प्रतियोगिता प्रभारी कमलाचारण ने बताया कि चित्रकला के कनिष्ठ वर्ग में प्रथम स्थान पर प्रांजल गहलोत, द्वितीय स्थान पर तमन्ना और तृतीय स्थान पर चाहत वैष्णव रही। वहीं चित्रकला में वरिष्ठ वर्ग में खुशबू जहांगीर प्रथम, चंचल सरगरा द्वितीय, तृतीय स्थान पर आरती कंवर रही। चित्रकला कॉलेज वर्ग में प्रथम स्थान पर अरविंद कच्छावा, द्वितीय स्थान पर भूमिका सिकवाल और तृतीय स्थान पर प्रेरणा प्रजापत रही। प्रतियोगिता में शिक्षक श्रवण कुमार सोनी, राजाराम टांक और प्रेमचंद सांकला, रमेश सोलंकी, गोविंद नारायण गुप्ता ने निर्णायक की भूमिका का निर्वहन किया। हमारे संरक्षक श्रीमान हनुमान सिंह जी देवड़ा के स्वागत अभिनंदन के लिए राजा राम जी टाक से निवेदन करता हूँ आप साफा पहना करके, और गणाराम जी भाई साहब आप स्मृति चिन्ह में सर सामने देखो सर। इस कार्यक्रम में आज हमारे बीच में नागौर
अपना संस्थान व नगर परिषद नागौर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हरित संगम मेला 2025 के उद्घाटन समारोह में उपस्थित मंच पर सभी महानुभाव, सम्मानित मंच और सामने विराजे हुए सभी प्रबुद्ध नागरिक जनप्रतिनिधि, मातृशक्ति, युवा भाइयों बहनों, बच्चे बच्चियों, इस हरित संगम मेले का प्रस्तावना रखने का आदेश हुआ। तो शब्दों में तो मुझे कहना आता कम ही है, आप देख सकते हैं प्रस्तावना क्या है और आप सब प्रबुद्ध जन हैं, समझ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है और क्यों हमने ये आयोजित किया है। हम कुछ वर्षों से थोड़े स्वार्थी या सुविधा भोगी जीवन जीने लगे हैं, चाहे कारण कोई भी रहे हो, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव रहा हो या हमारा सुविधा भोगी जीवन, आलस, स्वार्थ, जो भी समझे, लेकिन हम जमीन से दूर होते जा रहे हैं। तो हमारा जमीन से जुड़ाव बना रहे, हम हमारी पारंपरिक जो खेती की व्यवस्था है, ग्रामीण जीवन की व्यवस्था है, उसको हम छोड़े नहीं, गांवों से पलायन रुके, शहरों के नागरिकों के स्वास्थ्य अच्छा रहे, तंदुरुस्त रहे, गांव हमारे उन्नत हो, यही सब भावों को साकार करने के लिए इस मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें ग्रामीण संस्कृति आपको अच्छी तरह से भली भांति दिख रही है, समझाने की आवश्यकता नहीं है। और इस मेले को शहर में आयोजित करने का मतलब है, इसका नाम हरित संगम, गांवों के किसान और शहरों के नागरिक दोनों का एक संगम हो, गांवों की अच्छी उत्पादकता, शुद्ध अन्न, शुद्ध प्राकृतिक सारी जो ग्राम्य उत्पाद है वो शहरों तक पहुंचे, सीधे पहुंचे, हम केमिकल के जीवन से दूर रहें और हमारा जीवन तंदुरुस्त रहे। इसी भाव से इस मेले का आयोजन किया गया, क्योंकि हम किसानों को कहते हैं भाई आप जैविक खेती करें, गो पालन करें, लेकिन उसके उपभोक्ता तैयार नहीं होंगे तो वो संभव नहीं है। तो साथ में उपभोक्ता भी तैयार हों, शहरी जन उनका मदद करें, तो ग्रामीण जन शहरी जनों की मदद करें और अरस परस एक अच्छा जीवन, हमारा भारतीय जीवन चले, इसी उद्देश्य से इस मेले का आयोजन है। अभी कुछ देर पहले प्रतियोगिताएं हुई, उसमें भी सब विषय अपनी संस्कृति से जुड़े हुए, पारंपरिक हमारे जो तौर तरीके उनसे जुड़े हुए और पर्यावरण, ग्राम विकास और गौ सेवा से जुड़े हुए विषय उसमें निबंध और चित्रकला में थे। अभी उद्घाटन बाद में कुछ प्रतियोगिताएं भी है और हमारे पारंपरिक खेल भी है। आज इस भागादौड़ी के जीवन में हम भूल गए हैं कि आंधल गोटा खेल एक गांवों में बड़ा प्रचलित था, शहरों में भी था। तो उस आंधल गोटे जैसे ठिया दड़ी, सतोलिया, हमारे पारंपरिक खेल होंगे। शाम को समवेत कार्यक्रम, सभी नागौर जिले के भजन गायक मंडलियां, कथावाचक, पुजारी, मैन, उनका एक संगम होगा। कल सुबह से हम भूल रहे हैं योगासन, हवन, हमारी आयुर्वेदिक काढ़ा, ये सब कार्यक्रम होते हुए सुबह में भी कुछ प्रतियोगिताएं हैं, मांडना और ऐसी मेहंदी, और दोपहर बाद फिर वापस पारंपरिक खेल, और शाम को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, फागोत्सव, चंग, डांडिया नृत्य, और परसों कल एक गो पालन, गो संवर्धन से राष्ट्र उत्थान, इस विषय पर संगोष्ठी है। सभी गौशालाएं से लगभग
200 100-200 गौशाला से संचालक आएंगे और गोपालक भी आएंगे। तो उसमें हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है और अच्छी तरह से गोपालन कैसे हो और राष्ट्र निर्माण में क्या अपनी भूमिका निभा सकता है। ये कार्यक्रम अपने जीवन के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, समाज और धर्म सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। पर्यावरण का संरक्षण और उसके साथ में जो अपना ग्रामीण जीवन है उसको उन्नत कैसे करें, और जैसा कि अभी बताया था मोहन जी भाई साहब ने कि गांवों का जो और जो शहरी जीवन है उसका आपसी मेल कैसे, तो ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। अगर जीवन की दृष्टि से अपन देखें तो जीवन की दृष्टि से अपना जीवन जब तक है जब तक पर्यावरण शुद्ध है। अगर पर्यावरण शुद्ध नहीं है तो अपन अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, और पर्यावरण अगर शुद्ध नहीं है तो नहीं तो अपन ध्यान कर सकते, नहीं विकास कर सकते, नहीं जीवन ढंग से जी सकते। तो पर्यावरण की जो शुद्धि है वो बहुत जरूरी है, और इसी हेतु से पर्यावरण का महत्व जो है वो प्रारंभ से हजारों सालों से अपने ऋषि मुनियों ने इस पे ध्यान दिया, और अपना जो संपूर्ण आध्यात्म है, भारतीय अध्यात्म जो है, भारतीय जो संस्कृति है, वो संस्कृति पर्यावरण से संबंधित, गौ से संबंधित संस्कृति है। इसी वजह से अपने जो तीर्थ स्थान है वो तीर्थ स्थान किसी नदी के किनारे पे, किसी सरोवर के किनारे पे, किसी रेगिस्तानी टीले के ऊपर, किसी पर्वत के ऊपर। कारण यह है कि अपना जो जुड़ाव है वो बना रहे। आप देखेंगे अपन कोलाइट जी जाते हैं तो वहाँ कपिल मुनि का आश्रम है, कपिल मुनि की वजह से वो कोलाइट जगह पड़ी, और वही जो सरोवर है कपिल सरोवर। अपन पुष्कर जी जाते हैं, गंगा जी जाते हैं, या फिर अपन जो है अन्य अनेक जो जगह पे जाते हैं, तो अपना पर्यावरण से सदैव संबंध रहा है। अध्यात्म में अगर आप दूसरे रूप में देखें तो योग और पर्यावरण भी बहुत मतलब गहरी तरीके से जुड़ा हुआ है। भगवान कृष्ण का जो नाम है वो एक नाम है बनवारी, वन में वास करने वाला। अपने जो वेदों के अंदर एक अरण्यक जो है उपनिषद है, क्योंकि अरण्यक का मतलब ही है जो है जंगल का जो है संस्कृति। तो इसलिए अपनी जो संस्कृति, अपना आध्यात्म जो है वो पर्यावरण से बहुत ही गहरा जुड़ा हुआ है। अपन पीपल की पूजा करते हैं, जीवों को मान, और बहुत से जो आसनों के नाम है वो भी जीवों पे हैं, जंगली जीवों पे। जैसे सर्पासन अपन करते हैं, भुजंगासन या सर्पासन करते हैं, या सशंक आसन अपन करते हैं, तो वो भी जो है जंगली जीवों से लिए गए हैं। तो अपना जो संबंध है वो बहुत ही गहरा संबंध है। अब जो अपन चर्चा करते हैं तो चर्चा इसलिए करनी होती है कि अपना जो संस्कृति है उससे जो जुड़ाव में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी आई है। अभी मोहन तो सर सब पहले तो आप सबने राम राम है सर, राम राम है सर नागौर ने। देखो आप सबरी एक तो मारवाड़ री मो तो यो मेहमान नवाजी आप भगत री तो माँ वाता हुड़ता हा आज देख ली दो मु कि मैं आज मैंने खाली नागौर में रहता लगा 2 महीना भी आया सा। 2 महीना में मु आज मैंने आज अतरो मोटो मंच मिलियो है, तो मैंने मारो अखंड सौभाग्य ऐसा कि आप मैंने अटे आमंत्रित कीधो है। यो नू तो मैंने जो आप दीदो है मारा वाते बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात। और सर आज आप बेड़ा व्याह हरित संगम मेला में तो अपना तिरंगा में जो 3 रंग है जानो हो सा आप 3 रंग, तीसरो जो रंग है वो है हरियो रंग। हरियो रंग है वनस्पति रो। वना वातेड़ी मेला में आप सब जना आज बेड़ा व्याह सा, और अतरी जो भीड़ में अटी देख रही हूँ मतलब गजब वेगी है कि मारवाड़ में अतरा मना के एक लारी एक मेला में आप सब अटे हो और मने हुण रहे हो। और अणी हरित संगम मेला में मुँह भी भागीदारी हूँ, हमारी भी भागीदारी अणी में है, तो ये हमारे बात है बहुत मोटी बात है। देखो
मारे शब्द में हावलिया काबलिया वीरा क्योंकि मने धरपड़ी लाग रही अത്ര मने मारा हमें बेटा मने देख रहा जो तो सब बात ऐसी है कि मैं आपने खाली यो कहना चाहूँ कि आप अटारी जो एक महिला है अमृता देवी जी विश्नोई जो महिला वनारे बात में कहानियां हूं मारी मम्मी हूँ मारी दादी हूँ मैं मोटी भी हूँ आज वनारी भूमि पे मैं उभी हुई वनारे बात या बात की सकरी हूँ मारी बात है मतलब कतरी मोटी बात है अटे मारे सम्मानित मंच पे अतरा मारा दाता हुक्म बैठा लगा है बहुत ज्ञानी है मैं तो ऊपर री बात करूँ सा मने अतरो बोल तो आवे नहीं पारंगत हूँ नहीं मुँह तो मैं तो अतिरिक्त बात करूँ सा कि भी जो देवी ही जो एक नरसंहार जो व्यो हो वही जमाना में एक पेड़ ने एक रूंकड़ा ने बचावा बात है तो आज मनो आपा सामान रखा जन्मदिन जो आपी मनावा वणी पे एक रूंकड़ो लगावा पचे हर साल रूंकड़ो तो लगाई सोशल मीडिया पे फोटो बली ना कहा नरे अधिकारी है फोटो खींचे एक ही रूंकड़ा पे 4 जना हाथ लगाई फोटो खिंचावे ऐसा मैं चाहूं कि हर एक जनो एक रूंकड़ो लगावे न हर साल बनो जन्मदिन मनावे जदी तो पचे आगे आवे क्रांति तो सा मने आप अटे बुलायो है और पूरा मेवाड़ रे आड़ियो मु पूरा मारवाड़ ने धन्यवाद करूं सा कि मने आप अटे बुलायो मने अतरो वत्तो बोलनो नहीं चावे क्योंकि अटे टेम खोटी वेगा सा मु जानू हूं कि मने अतरो बोलता नहीं आवे पर मु बस एक ही प्रार्थना करूं हूं कि वृक्ष आपा बचावा और देखो माने अटे एक पीपलांतरी गांव है जो पूरो गांव पूरे वृक्ष से जनारे एक कन्या जन्म लेवे तो 10 वृक्ष मां लगावा बटे वनारे राखी बांधा वे पेड़ पचे मायरो लेन आवे सा ये मानो गांव राटी में एक यो जो संदेश है आप सबने देना चाहूँ कि सा सम्मान रखो यो पेड़ यो जीव और अपनी बोली ये सब अपनी जड़ा है सा यो मूल है अपनो बाणी यानी रूकड़ा रो जो है जड़ आपी काटना तो 2 दिन रोवत्ता नहीं चले और ये हमारी रूट्स है अगर माँ यानी मूल ने काट देवा अगर माँ मानी जड़ा ने काट देवा तो कहीं नहीं बंची सा पचे जानो विदेश बच्चे छोरा छोरी जाए विदेश और कई बच्चे नहीं करे आपने अटे न तो मेवाड़ी हुदी बोले न राजस्थानी हुदी बोले न मारवाड़ी हुदी बोले अध कचरे रह गया सा न हिंदी पूरी आई रही न मेवाड़ी पूरी आई रही न राजस्थानी पूरी आई रही कहीं नहीं आई रही आज आप छोरा छोरी ने पूछो कि 99 मतलब कई वे हाल 99 नहीं जाने अरे भैया ने पूछ लो बोली हाल वे कहते कि नहीं सर मुझे तो नहीं आता है सर मुझे नहीं आता है मैं हमारे स्कूल रो एक एग्जांपल दूं सा मैं बनाती ही स्कूल में और बटे में वाला ने पूछा कि व्हाट इज योर नेम वे समझे ही नहीं चल चली पचे मुझे थी वाला ने मार दूसरी मैडम क्यों कि आपने राजस्थानी में पूछो मुझे बेटा थारा कई नाम है फटाक बोलो मार नाम रमेश तो ये अपनी जड़ा है सा ये अपनी बोली नहीं जड़ है तो जड़ा तो पकड़नी पड़ी सा बाकी कहीं नहीं खत्म हो जाए बंजर भी जाएगा जमीन तो सब मारो अतरो ही है धन्यवाद आप सब मैंने अटे निमंत्रण दी दो आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आप मैंने हुड़ियो बहुत बहुत धन्यवाद जय श्री कृष्ण नमस्कार भारत माता की बोलो श्री रामचंद्र भगवान की बोलो वृक्ष भगवान की नागौर में हरित संगम 2025 में के उद्घाटन समारोह पर मंचस्थ विराजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक माननीय निम्माराम जी भाई साहब, विभाग संघ चालक माननीय विभाग संघ चालक श्रीमान हनुमान सिंह जी और पूज्य संत महंत सुरनाथ जी महाराज, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष महोदय श्रीमान रामधन जी, मेला के संयोजक श्रीमान मोहनलाल जी और यहाँ के पूर्व विधायक श्रीमान मोहन राम जी चौधरी, नागौर की बहन सभापति बहन नीतू जी बोत्रा, मेवाड़ी भाई बहन जिगीशा जी जोशी और पद्म श्री से सम्मानित माननीय हिम्मताराम जी,
प्रसिद्ध भजन गायक श्रीमान सतीश जी और खींवसर से माननीय विधायक श्रीमान रेवतराम जी, राजनीति में हमारे संरक्षक, हमारे मार्गदर्शक, किसान आयोग के अध्यक्ष महोदय श्रीमान सियाहत चौधरी साहब, बहन ज्योति जी मिर्धा, डॉक्टर अशोक जी चौधरी साहब, सम्मानित मंच, उपस्थित पर्यावरण प्रेमी बंधुओं बहनों, सभी महानुभाव और मित्रों, मेरा सौभाग्य है कि आज मैं श्रेष्ठ लोगों के बीच में हूं और अपने आप को आपके बीच में पाकर के गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। ऐसे लोग जो पर्यावरण की चिंता कर रहे हैं, समाज की चिंता कर रहे हैं, प्रदेश और देश की चिंता कर रहे हैं और इस मेले के माध्यम से सबको संदेश देना चाहते हैं कि हमको जिंदा रहना है, मानवता का अस्तित्व बनाए रखना है, तो हमको इस धरती पर हरियाली लानी पड़ेगी। इस धरती पर जितने भी काम ऐसे हैं जिनसे पर्यावरण को नुकसान होता है, उन सबसे दूरी बनानी पड़ेगी और इस प्रकार का संदेश देने वाला ये हरि संगम हम सबको जीवन में अच्छे दिन लाने का एक उपक्रम है और इसमें हम सब लोगों को इस दिशा में काम करने की जरूरत है। पर्यावरण के बारे में आप सब जानते हैं किस कदर इस भौतिकता में हम भूल गए हैं कि जितना हम आनंद ले रहे हैं, सुख सुविधा ले रहे हैं, उसके साथ साथ हम अपने आप को नुकसान भी कर रहे हैं। लगातार हमारी भौतिकवादिता के कारण से पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। हमने अच्छा फर्नीचर हमारे घर में और ऑफिस में लाने के लिए सब जगह बहुत अच्छा फर्नीचर हो, चाहे कहीं भी हो, सब चाहते हैं कि फर्नीचर हमारा बहुत सुंदर भी हो, अच्छा भी हो, लकड़ी का हो। इस होड़ में लग गए। उसके दुष्परिणाम आप देख रहे हैं। उसके दुष्परिणाम यह है कि पेड़ों को काटना पड़ता है और एक पेड़ हमारे लिए कितना लाभदायक है इसकी चिंता हमने नहीं की, उसका विचार भी नहीं किया। मित्रों, ये पेड़ को हमने भगवान माना है। हम सब को प्रेरणा दी हमारे पूर्वजों ने, इसको पूजना चाहिए और हमारे पूर्वज पूजते आए हैं और अभी भी हमारे में से कई लोग इसकी पूजा करते हैं, जो प्रशंसनीय है। पेड़ एक सामान्य नहीं है, यह हमको जीवन दान देता है, प्राण वायु देता है, जिसके कारण से हम जिंदा रहते हैं। यदि पेड़ नहीं होगा तो ऑक्सीजन कहां से आएगी, और ऑक्सीजन नहीं होगी तुम जिंदा कैसे रहेंगे। आप और हम सब लोगों को पता है कि जब कोरोना काल चला तो सब लोगों को पता चल गया कि ऑक्सीजन की कीमत क्या है। हम हमारे अंगुली में एक छोटा सा मशीन लगा करके देखते रहते थे कितना ऑक्सीजन कम हो गया, कितना कम हो गया। जितना कम होता जाता इसका मतलब इसके बचने के आसार कम होते जा रहे हैं। यानी ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ऑक्सीजन आएगा कहां से? हमारे यहां ऑक्सीजन कम पड़ा तो माननीय प्रधानमंत्री जी को विदेशों से लाना पड़ा, हेलीकॉप्टर से लाना पड़ा, हवाई जहाज से लाना पड़ा। लोगों को जिंदा रखने के लिए सब कुछ उनको करना पड़ा, प्लांट लगाना पड़ा।
और ये अधिक दिनों तक नहीं चल सकता, क्योंकि लगातार हमने पेड़ों को काटा, पेड़ों की कीमत हमने पहचानी नहीं, जबकि लगभग 300 साल पूर्व मां अमृता देवी हम सब लोगों को संदेश देके गई थी कि लोगों के सिर से भी ज्यादा महंगा है पेड़, जिसको हमको बचाना चाहिए। एक पेड़ उसके जीवन काल में 4 से 5 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन देता है। एक पेड़ एक साल में 30 लाख रुपए की ऑक्सीजन देता है। एक पेड़ ध्वनि प्रदूषण को कम करता है और 20 किलो अपशिष्ट को हर साल सोखता है। यानी कितने लाभ है। उसके अलावा पेड़ कितने फल फ्रूट हमको देता है, कितनी औषधियां ही देता है जो हमको जिंदा रखने के लिए या स्वस्थ रहने के लिए काम आती है। ये सब हमको देता है, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा कि इसको बचाना चाहिए। कुछ लोगों ने सोचा तो उसका उपहास उड़ाया हम लोगों ने, लेकिन अब जरूरत हो गई है मित्रों, हमारे पेड़ों की बहुत कमी हो गई है। मेरी आपको बताऊं कि दूसरे देशों की तुलना में हमारे कितने पेड़ हैं। कनाडा की बात करो तो वहां 10,163 पेड़ है प्रति व्यक्ति। ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका की बात करो तो 6,000 और 3,000 है प्रति व्यक्ति पेड़। जब चाइना की चर्चा करता हूं तो वहां 130 पेड़ है, यूके में 47 पेड़ है, हिंदुस्तान में प्रति व्यक्ति 28 पेड़ है और राजस्थान की गणना करेंगे तो इससे भी कम है। एवरेज हमको 422 पेड़ों की जरूरत है प्रति व्यक्ति। हम बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। लंबी छलांग लगानी पड़ेगी कई दिनों तक, कई वर्षों तक, तब जाकर के शायद हम वहां तक पहुंच पाए। नहीं तो हमारी जनरेशन कभी विकृत पैदा होगी, कभी मानसिक रोगी होगी, कभी कमजोर होगी, कभी कुपोषण का शिकार होगी, ये सब होगी। इसलिए हम लोगों को पेड़ों को बचाने के लिए अभियान चलाना और पेड़ों को लगाने का अभियान चलाना। पिछली बार राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में आप और हम सब लोगों ने मिलकर के 7 करोड़ पौधे लगाए, जो विश्व रिकॉर्ड बना। परंतु केवल इससे खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी बहुत ज्यादा पेड़ लगाने हैं। प्रति व्यक्ति हमको 422 तक पहुंचना है, इसलिए इस साल भी हमको और पेड़ लगाने हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो कहा 10 करोड़ लगाने हैं, 10 करोड़ पौधे लगाने हैं, लेकिन हम सब लोगों को और ज्यादा छलांग लगानी पड़ेगी। 20 करोड़ पौधे लगाएंगे तो कुछ हम धरती माता का तापमान कम कर सकते हैं। इस धरती माता का तापमान लगातार बढ़ रहा है। मित्र, अब की बार आपने देखा होगा, सुना होगा या अखबार देखा होगा कि बाड़मेर और पाकिस्तान की सीमा में 55 डिग्री टेम्परेचर हो गया था। मैंने अखबार में पढ़ा, फलौदी का टेम्परेचर 53 डिग्री तक हो गया था। ये टेम्परेचर थोड़ा और ज्यादा बढ़ता है तो मानवता को खतरा है, हमको और हमारी जनरेशन को खतरा है। इसलिए धरती माता का टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, और इसका टेम्परेचर कम करने के लिए मशीन तो बनी नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? इसको धरती माता को शीतलता पेड़ दे सकते हैं। इसलिए पेड़ लगाने की गति को तीव्र तरीके से बढ़ाना पड़ेगा हमको। ये सब कुछ हमको करना पड़ेगा। मित्रों, पेड़ धरती माता के श्रृंगार हैं, और अपनी माँ का श्रृंगार कोई मिटाना नहीं चाहता है, और मिटाना नहीं चाहता तो फिर अनजाने में हम क्यों मिटा रहे हैं? ये पेड़ हमको क्या नहीं देता है? ये पेड़, जिसे मैंने कहा पहले, सब कुछ देता है, सब कुछ देता है। और फिर ये धरती माता क्या नहीं देती? ये धरती माता अपनी छाती पर पेड़ों को उगाती है। ये धरती माता अपनी छाती से नहरों को निकालती, नदियों की निकालती है। एक जगह से दूसरी जगह पानी बांधों से ले जाना, हमको नदियों से ले जाना हो तो बड़ी मशीनें लगाकर नहरें खोदते हैं। जब सतही पानी कम हो जाता है तो हम इसके छाती में छेद करके और पानी को निकालते हैं। उप तक नहीं बोलती, ये हमारा मलमूत्र साथी है। इसकी छाती में बड़े बड़े ट्रैक्टर चलाकर, हल चला करके हम खाद्यान्न पैदा करते हैं, फिर भी ये नहीं बोलती है।
ये इसलिए नहीं बोलती है कि यदि मैं बोलूँगी और मेरे बच्चों के सामने दुख व्यक्त करूँगी तो शायद ये मेरे से इस प्रकार का काम नहीं लेंगे तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। ये भारत माता हमारी इतनी चिंता करती तो मेरा हमारा भी कुछ दायित्व बनता है कि इस भारत माता के लिए भी हम कुछ करें और करना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी बनती है। इसलिए हमको संकल्प लेना चाहिए, हम किसी भी कीमत पर इस भारत माता के दर्द को दूर करेंगे, इस भारत माता की कठिनाई को, इसकी पीड़ा को दूर करेंगे, क्योंकि भारत माता बहुत पीड़ा में है। रासायनिक खाद के डालते डालते जब इसकी बेटी का स्वास्थ्य खराब कर दिया है तो बहुत परेशान है। ये धरती माता करा रही है कि वे सब कुछ देने के बाद भी पता नहीं कहां मेरे ऊपर जड़ छिड़क रहे हैं, यूरिया डीएपी ला रहे हैं, दवाइयां छिड़क रहे हैं। उसके कारण से मेरी मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो गया, यानी मेरे शरीर का स्वास्थ्य खराब हो गया है। और ये धीरे धीरे यही रहा तो उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाएगी पूरी, तो मेरे बच्चों को मैं भूखे मरते तड़पते देखूंगी। ऐसे बुरे दिन आने वाले हैं, वो नहीं आना चाहिए। और इसलिए धरती माता बहुत चिंतित है। क्या हम धरती माता की कुछ चिंता को दूर कर सकते हैं? धरती माता की चिंता को दूर कर सकते हैं तो फिर हमको रासायनिक खादों से दूरी बनानी पड़ेगी, पेस्टिसाइड से दूरी बनानी पड़ेगी। उस समय की जरूरत थी मित्रों, जो हमारे देश में खाद्यान्न की कमी थी। वैज्ञानिकों ने हमें ला करके कहा कि यूज करिए, लेकिन शायद उनको भी पता नहीं होगा कि इसके दुष्प्रभाव क्या होंगे। इसके दुष्प्रभाव ऐसे हुए भयानक हो गए। जब हम अनाज बोते हैं हम लोग और उसका उत्पादन लेते हैं और उसको खाते हैं तो लोग डॉक्टर्स कहते हैं इसके कारण भी कुछ बीमारियां हो रही है और कैंसर जैसे रोग भी हो रहे हैं। और हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, विकसित कराने जा रहे हैं, हम प्रोग्रेसिव कराने जा रहे हैं। हम अच्छे लोग पाश्चात्य देशों के कहलाने वाले, इसलिए हम पॉलीथीन का उपयोग करते हैं। कहीं भी पॉलीथीन का थैला मिल जाए, थैली मिल जाए तो सब्जी ले आओ, सामान ले आओ, कुछ भी लाओ, लेकिन लाएंगे। हमको बैग ले जाने में शर्म आने लग गई है। मित्रों, ये पॉलीथीन हमारा दुश्मन है, महान दुश्मन है। जब इसको जला देते तो मीथेन जैसी गैसें निकलती है। जब ये नाली में फंस जाता है तो सारी गंदगी बाहर आ जाती है, सड़क पर आ जाती है। और जब सड़क पर गंदगी आती है तो मक्खी और मच्छर उसको बैठते हैं, फिर बड़े भोजन तक जाते हैं, उसको खाते फिर मर जाते हैं। जब उसको गौ माता कई दिनों तक खाती है तो मर जाती है। गौ माता खाती है तो मर जाती है। इधर हमने गौ माताओं को डंडा मार करके बाहर भेज दिया है, भगा दिया है। गौ माता जब इधर उधर घूमती दिखाई देती है एकांत में तो तस्कर आते हैं, कसाई आते हैं, हमारी निगाह चुकाकर बूचड़ खाने ले जाते हैं और काट के खा जाते हैं। इधर गौ माता को हमने घर से निकाल दिया है, इसलिए बूचड़ खाने पहुंच गई है। और इधर पॉलीथीन के उपयोग करके हमने गौ माता को मार दिया है। अब जब गौ माता नहीं बचेगी तो धरती माता का स्वास्थ्य ठीक कौन करेगा? उस मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो गया है। कोई डॉक्टर नहीं जो सुई इंजेक्शन लगा के उसका स्वास्थ्य को ठीक कर दे। कोई ऐसा अस्पताल भी नहीं कि उसको जहां उठा करके सारी को ले जाया जाए। केवल एक उपाय है, गौ माता का गोबर उसके लिए चाहिए। अब गौ माता का गोबर कहां से लाएंगे? गौ माता का गोबर नहीं ला सकते। गौ माता का गोबर हमने मार दिया है, पॉलीथीन के माध्यम से मार दिया है और उसको हमने अकेला छोड़ करके मार दिया, घर से बाहर निकाल के मार दिया है। जब ये धरती माता हमको खाद्यान्न नहीं देगी तो हमारा क्या होगा? हमारे बच्चों के सामने और बच्चों के सामने हम भूखे काट से तड़प तड़प कर। यदि अपने आप को जिंदा रखना है, अपनी जनरेशन को जिंदा रखना है, माँ बाप को जिंदा रखना है, अपने क्षेत्र को, गांव को, मोहल्ले को और प्रदेशवासियों और देशवासियों को जिंदा रखना है मित्रों, तो गौ माता को पालना ही पड़ेगा ताकि वो गोबर और पेशाब उनको उपलब्ध हो सके। इसके अलावा कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है। मित्रों, पॉलीथीन की जब थैली हमको जला देते हैं तो आपको पता है मीथेन गैस निकलती है। मीथेन गैस भी निकलती है, मीथेन जैसी गैस और भी निकलती है। और जब गंदगी ज्यादा हो जाती है चौराहे पर कहीं भी, वहां कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा उत्सर्जन होता है।
और कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड की कमी करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की कमी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कमी, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का निर्माण करती है, जब मीथेन और जैसी गैसें और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें वायुमंडल में घूमती है और सांस के माध्यम से हमारे शरीर में जाती है तो कई सारी बीमारियों को जन्म देती है, जिसके कारण से हम मरते हैं। मैंने देखा है पॉलिथीन की थैली में लोग चाय ले जाकर के पीते हैं। डिस्पोजल आइटम का उपयोग करते हैं, पत्तल में खाना, उसके ऊपर एक लेयर है पॉलिथीन की। कागज का गिलास जिसको हम कहते हैं वो उसमें एक लेयर है पॉलिथीन की, और जब उसमें गर्म खाद्य पदार्थ या पेय रखते हैं उसके कुछ पार्टिकल्स उसमें घुलते हमारे शरीर में जाता है, उसे कैंसर जैसी बीमारियों को जन्म देता है। कैंसर जैसी बीमारियां पैदा होते हुए लोग मरते हैं। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 1.5 करोड़ लोग हर साल हिंदुस्तान में मरते हैं, और राजस्थान में 7.5 लाख लोग हर साल मरते हैं गंदगी पॉलीथीन के कारण से। क्या हम लोगों को बचा सकते हैं? हम बचा सकते हैं, यदि हमारी इच्छा शक्ति हो तो बचा सकते हैं।